इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमें साउथ कोरिया के नॉर्थर्न रीजन में अनएक्सप्लोर्ड जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए रहते हैं। एक लड़का दो बंदों की तरफ देख के परेशान होता है। वे उस लड़के को एक आदमी पीछे से बुलाते हुए कहता है, यंग मैन, क्या तुम्हारा ये पहली बार है? तुम इस मिशन में नए हो। ये सुनने के बाद वो लड़का हंसते हुए कहता है, ने बहुत सारे गेट और डंजन को देखा है, लेकिन ये पहली बार है मैं ऐसे अनडिस्कवर्ड प्लेस पे आया हूँ। मुझे देने के लिए शुक्रिया। सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है, हमारे लिए बेहतर होगा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ऐसी जगह हजारों सालों तक अनडिस्कवर्ड रहते हैं, इसीलिए इस जगह पे बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं। वो आदमी बताता है, तुम यहाँ पर एक एंशिएंट मॉन्स्टर का रूप मिलने का भी उम्मीद कर सकते हो। वो लड़का उस आदमी से कहता है, लेकिन हमारा टीम का लीडर फेमस मार्शल आर्ट ली क्लैन से है। मैंने ये सुना है वो फैमिली हेड का ब्रदर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। वो आदमी एक बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चा तुम इस आदमी की बात कर रहे हो, लेकिन वो एक नाजायज लड़का है, वो इतना कमजोर है, उसे फैमिली से निकाल दिया गया था। इस बंदे के बारे में बताया जाता है, मार्शल फैमिली लीगल 9 चाइल्ड ई चियोन। वो आदमी ली चियोन की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र में 7th रैंक तक ही पहुंच पाया है। हम किसी ऐसे पर्सन के ऊपर कैसे डिपेंड रह सकते हैं? ली चियोन के पास एक बंदा आता है, उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, हमें जल्दी से आगे बढ़ने की जरूरत है टीम लीडर। से पहले तो उसके फेस की तरफ देखता है, अपने सर को झुकाते हुए कहता है, ठीक है। ली चियोन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, शैडो स्क्वाड फैमिली हेड की डायरेक्ट कमांड के अंदर आती है, वे लोग मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए है। उनके बिहेवियर में कुछ अजीब लग रहा है, मुझे इस मिशन को लेकर कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा। ली चियोन हमें बताता है, ऐसा टाइम भी था, मेरे भी सपने और उम्मीदें थी। इस टाइम पर मैंने पहली बार मार्शल आर्ट ली फैमिली की प्रेशर को महसूस किया। स्टील रिचुअल के दौरान मुझे सबसे ज्यादा हाई रैंक के स्वॉर्ड के द्वारा चुना गया था। मैंने ये सोचा था, अगर मैं लगातार अपना बेस्ट करता रहूं, एक दिन मुझे सभी लोग एक्सेप्ट जरूर करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डॉक्टर बताता है, इस तरफ ध्यान से देख। डॉक्टर बोलने लगता है, मैंने पहले कभी ऐसे मानव लोगों को नहीं देखा। डॉक्टर एमसी को बताता है, तुम मैजिक कभी नहीं सीख सकते, फिर भी तुम मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करते हो। टेक्निक्स में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। बटलर एमसी को फादर को बताता है, अगर यंग मास्टर चियोन 9th रैंक पर पहुंच जाते हैं, इसी तरीके से मैजिक से कम नहीं होगा। ये सुनने के बाद एमसी का फादर पहले बटलर की तरफ देखता है, निराश होते हुए पीछे घूम जाता है। पर जब सभी लोगों को मेरे सिचुएशन के बारे में पता चल गया, इल्चियन फेस्टिवल में जो हुआ था, उसे गलती का नाम दे दिया। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैंने डॉक्टर को गलत साबित किया। मैं 25 की उम्र में 7th रैंक का वॉरियर बन गया। मैं सच में बहुत खुश था। मेरे भाई बहन उस रैंक तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। 30 साल की उम्र में मेरे फैमिली से निकाल दिया गया। अगर मेरे सबसे बड़े भाई ने दखल न दिया होता, शायद मैं एक डेड बॉडी के रूप में घर छोड़ता। मैं तब से बस भाग रहा हूँ। अभी 10 साल गुजर चुके हैं। इस टाइम पे हर जगह कैलेमिटी आ गई। हमें एक स्लम को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर होता है। अभी वो न्यूज़पेपर उड़ते हुए हवा से जा रहा होता है। प्लेसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, चारों तरफ मॉन्स्टर फैल गए, उनका हमला लगातार होने लगा। वो न्यूज़पेपर उड़ते हुए किसी के सर पे ऊपर चिपक जाता है। इनसे जब उस न्यूज़पेपर को अपने मुंह से हटाता है, उस न्यूज़पेपर की तरफ देखता है। मेरे फादर जो मार्शल आर्ट निकल वॉरियर कहा जाता था, जो मार्शल ली फैमिली के फैमिली हेड थे, वो गुजर चुके हैं। वेमसी के पास एक बंदा आते हुए कहता है, यंग मास्टर चियोन। सियोन की तरफ देखते हुए कहता है, शैडो स्क्वाड, आखिर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? सुनने के बाद वो लोग कुछ नहीं कहते। एमसी को एक लेटर देते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। एमसी उस लेटर को पकड़ के शांत होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार वो लोग मेरे सवाल को नजरअंदाज करने वाले हैं। उस लेटर को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, फैमिली ब्लड लाइन कर्स आखिरकार मुझे छोड़ने नहीं वाला। तुम्हारे लिए एक मिशन है, 9 सन ली चियोन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस V1 जोन की जांच कीजिए। फैमिली हेडली कंसियोन। तभी हमसे अपने मन में कहता है, थर्ड ब्रदर को फैमिली पैट्रियार्क की पोजीशन मिल गई, फर्स्ट ब्रदर का क्या हुआ? शैडो स्क्वाड के बंदे कहते हैं, तुमसे 1 घंटे बाद मिलेंगे। एमसी कहता है, रुक जाओ। एमसी सीरियस होते हुए कहता है, आखिरकार ये ऑर्डर किसने दिया? सुनने के बाद शैडो स्क्वाड का मेंबर चुप होता है। एमसी अपने मन में कहने लगता है, लोग फिर से मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। अब मैंने 10 सालों तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं उठाई, सिर्फ अनएक्सप्लोर्ड प्लेस की जांच करवाने का मतलब क्या है? ऐसे भी मैं एक 7th रैंक का ही बस वॉरियर हूँ। शैडो स्क्वाड का मेंबर कहता है, या फिर तुम इस ऑर्डर को रिफ्यूज करोगे? वो शैडो स्क्वाड का मेंबर अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं एक
अच्छा रीज़न ढूँढना होगा इसे मारने के लिए। एमसी कहता है नहीं मैं जाना चाहता हूँ। फिर वो लोग उस जगह से गायब हो जाते हैं। उसे उस लेटर को पकड़ के उस समय कहता है वो लोग कमीने। एक सीन में एमसी उन लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो लड़का सामने की तरफ देख के चौंक जाता है। तभी वो लड़का सामने वाले एबेंडन्ड बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कौन सी प्लेस है, पर सब कुछ कितनी अच्छी तरह से रखा गया है। तो शैडो स्क्वाड का मेंबर कहता है तो जल्दी से आगे बढ़ो। वे लोग केयरफुल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। एक बंदे की नजर एक मॉन्स्टर के स्केलेटन की तरफ पड़ती है। देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। लड़का हैरानी से देखते हुए कहता है तो एक एंशिएंट मॉन्स्टर का स्केलेटन है। तभी वो शैडो स्क्वाड की लीडर की आंखें रेड हो जाती है। वो कहता है मैंने वो ढूंढ लिया है। अपने मेंबर्स को हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। उनका एक मेंबर उस लड़के के गले के ऊपर अटैक करता है। उसके स्लैश को दिखाया जाता है, नीचे गिर जाता है। उसके गर्दन से ऊपर ब्लड बहने लगता है लीची और वो आदमी शॉक हो जाता है। आदमी गुस्से में कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। शैडो वॉरियर अपने खून को पोंछते हुए कहता है तुम लोग क्यों पहले से जानते थे। की तरफ हमला करते हुए कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शैडो वॉरियर हमला करते हुए कहता है मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए, मैं फैमिली के लिए यूज किया जा रहा है। उसे शैडो वॉरियर के पीछे आ जाता है, पीछे से स्टैप कर देता है। उस वॉरियर के मुंह से खून निकल रहा होता है। एम्स उस शैडो वॉरियर से कहता है आखिरकार कौन है इसके पीछे। शैडो वॉरियर खड़ा हो जाता है, कहता है इलीगल चाइल्ड। सुनने के बाद एमसी शॉक होता है, सिर के शॉट को पकड़ते हुए कहता है हम लोगों को ये ऑर्डर दिया गया था हम लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। एमसी के शॉट को तोड़ देता है सफाई से तुम्हें यहाँ पे मारने का। वो शैडो वॉरियर हंसते हुए कहता है ऐसा तभी होगा जब आप रजिस्ट नहीं करेंगे। एमसी उस वॉरियर की तरफ देखते हुए कहता है इसकी चोट तो काफी जल्दी रिकवर कर रही है। वो लड़का फिर से उठ के हमला करते हुए कहता है लोग मारो कमीने। वो शैडो वॉरियर एक अटैक करता है, उस लड़के की बॉडी बीच से कट जाती है। सिर्फ इस हमले की वजह से नीचे गिर जाता है। वो शैडो वॉरियर एमसी की तरफ देख के हंसते हुए कहता है इतना ज्यादा पथेटिक है, ने ये सोचा तुम इन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। वो वॉरियर एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। वो एमसी के ऊपर एक हिट करता है। इस अटैक की इम्पैक्ट की वजह से इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो शैडो वॉरियर एमसी से कहता है इसलिए तुम्हारा हाफ ब्लड मार्शल आर्ट क्लैन से बिलोंग करता है। उड़ते हुए सीधा दीवार से टकराता है। हमले के इम्पैक्ट की वजह से एमसी के मुंह से ब्लड निकलता है। सिद्धांत पीसते हुए अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। परेशान होते हुए अपने मन में कहता है ऐसे नहीं मर सकता। एमसी इधर उधर ढूंढते हुए अपने मन में कहता है मुझे एक हथियार को ढूंढना हो। एमसी एक शॉट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसी पावरफुल शॉट ग्रेट मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है, ये अब भी ठीक होनी चाहिए भले ही ये काफी टाइम तक यहाँ पर पड़ी हुई हो। एमसी उस शॉट को निकालने की कोशिश करता है। एमसी उस शॉट की तरफ देख के हैरान होता है, वो शॉट गायब हो रही होती है। वो शॉट को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो शैडो स्क्वाड का मेंबर एमसी के पीछे आ जाता है, फिर कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था फैमिली का मेंबर कोई इतना अच्छा हो सकता। तो वो शैडो वॉरियर एमसी के पीछे से स्लैश अटैक करते हुए कहता है कम से कम मैं तुम्हें ये फैमिली के एक मेंबर की तरह रिस्पेक्टफुल दे दूंगा। स्लैश अटैक आके एमसी के पीछे लगती है। एमसी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। इसे अपने मन में कहने लगता है मुझ हेवेंस बहुत ज्यादा क्रूअल है। एमसी जमीन पे गिर जाता है, अपने मन में कहता है ऐसे ही बस मेरी मौत होने वाली है। मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मैं इन सब से बहुत भागा, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। फेलियर की एक सीरीज। वो शॉट धीरे धीरे गायब होने लगती है, वो शॉट पूरी तरह से गायब हो जाती है। एमसी अपने मन में कहता है बस मुझे और एक चांस मिले लाइफ में, मैं वो करूंगा। एमसी की थोड़ी बहुत आंखें खुलती है। यंग चियोंग ये मेरा चाइल्ड है। एमसी अपने मन में कहता है तो मेरे फादर की वॉइस है। एमसी का फादर बटलर से कहता है कि जो योंग को क्या हुआ। बटलर कहता है हमने उसे पहली बार ढूंढा था, बिल्कुल ऐसी हालत में था। इसे अपने फादर के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये सब क्या चल रहा है। हमें एमसी के फादर के बारे में बताया जाता है मसली क्लैन के पैट्रियार्क ली ताइसिंग को। जरा वो सचमुच बहुत ज्यादा यंग दिख रहे हैं, बल्कि बटलर चोई भी बहुत ज्यादा यंग दिख रहे हैं। एमसी अपने मन में कहता है किरकार ये किस बच्चे का हाथ है। इसे अपने हाथों की तरफ देख के शौक हो जाता है, किरकार ये मेरे हाथ है। और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है फिर ये क्या हुआ, मुझे तो मर जाना चाहिए था, ये कोई आफ्टर लाइफ है या कोई फ्लैशबैक। एमसी का फादर एमसी की तरफ देखते हुए कहता है यह उसके बचपन के लिए एक अच्छा नाम होगा। एमसी का फादर बटलर से कहता है और भी बच्चों की तरह से एक मेड शैडो स्क्वाड के कुछ मेंबर उसके प्रोटेक्शन के लिए दे दो। और सीरियस होते हुए कहता है उसे 8वें चाइल्ड के साथ चील सिलेक्शन रिचुअल में 8वें चाइल्ड के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दो। बटलर चोई कहता है अभी रेडी नहीं है, 8वें में से कुछ साल बड़ी है। सुनने के बाद एमसी का फादर कुछ नहीं कहता, एमसी को देख रहा होता है। एमसी का फादर सीरियस होते हुए कहता बात
का कोई मैटर नहीं करता। सुनने के बाद एमसी चौंक जाता है। एमसी का फादर कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। चुपचाप वहाँ पे लेटा हुआ रहता है। परेशान होते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मेरे फादर से मुझे उम्मीद थी बिल्कुल नहीं बदले। मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। उनका प्रेशर अपने हाथों को हिलाते हुए देख रहा होता है। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है फिर ये सब क्या चल रहा है, ये कोई रियलिटी है या फिर कोई फ्लैशबैक। एमसी कुछ टाइम पहले बातचीत को याद करता है। इसी के फादर ने कहा होता है उसे 8वें चाइल्ड के साथ ये सिलेक्शन रिचुअल में 8वें चाइल्ड के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दो। ये सोचते हुए अपने मन में कहता है क्या सचमुच हो रहा है। अजीब तरह से हंसते हुए मन में कहता है इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, ये सब क्या सच है। परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मैं सचमुच रिकार्नेट होके इस बेकार से पास्ट लाइफ में आ गया। मेरे रिकॉग्निशन लेने के 1 महीने बाद और स्टील मार्शल क्लैन के और स्पेशल फेस्टिवल का दिन आ गया। स्टील सिलेक्शन रिचुअल के बारे में बताया जाता है। बच्चे के टैलेंट को शो करवाया जाता है। इस हिसाब से क्लैन के हथियार चूज करते हैं। अभी हमें एमसी के फादर के बारे में बताया जाता है। मेरे फादर जिसको बहुत सारे शॉट ने चूज किया वो अपने टाइम के ग्रेटेस्ट शॉटमैन बने। और मेरे सबसे बड़े भाई ने शॉट मैजिक स्क्रिप्चर एक मैजिक स्टाफ ने चुना। वो अपने मैजिक और शॉट्समैन के लिए फेमस हुए। एमसी कहता है इस टाइम पर मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। तब एमसी के पास उसकी मेड आ जाती है। हंसते हुए एमसी को कहती है लोगों का प्यारा यंग मास्टर इतनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है और वो एक नई जगह जाने वाले हैं फिर भी नहीं रो रहे। अरे यंग मास्टर कितना ज्यादा समझदार है। मेट के बारे में बताया जाता है यंग्स हैंडमेड मून कावा। मून काका एमसी को उठाते हुए कहती है आपका रिजल्ट जरूर ही बहुत अच्छा होगा। तभी मून काका हंसते हुए कहती है ये लगता है आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। सुनने के बाद एमसी स्माइल करता है। ये भाइयों की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी वैसे उन लोगों ने मेट को बाहर निकाल दिया। वो मुश्किल टाइम में मेरे साथ रही। मेरा सबसे ज्यादा खराब टाइम चल रहा था मेरे साथ रोई। एमसी उस मेट के फेस पे हाथ रखते हुए मन में कहता है इवन मैं इसे दोबारा होने नहीं दूंगा। मेट हैरानी से एमसी की तरफ ही देख रही होती है। उसे अपने मेट को गले लगाते हुए अपने मन में कहता है उसे एनी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करूंगा। एमसी के पास और एक मेट आते हुए कहती है मास्टर सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। एमसी की मेट कहती है चलो हम चलते हैं। बटलर कहता है पैट्रिया सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सुनने के बाद एमसी का फादर कहता है तो ठीक है। हमें बहुत सारे मेट को दिखाया जाता है। एमसी के फादर के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो लोग गेट के पास आ जाते हैं। हमें उस फेस्टिवल के स्टेज को दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है ये है वो बच्चे। एमसी की तरफ देखते हुए कहती है यह है वो नाजायज लड़का जो बाहर से लाया गया था। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है इल मार्शल क्लैन के मैट्रियार्क हायोन। हमें इसके बारे में बताया जाता है स्टील मार्शल क्लैन के मिनिस्टर जायोन। हमें स्टील मार्शल फैमिली की पहली चाइल्ड ली म्योंग को दिखाया जाता है और स्टील मार्शल फैमिली की 3rd चाइल्ड ली गनस्योंग। जियोंग होंग साइड पे देखते हुए कहता है ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट। तभी 1st चाइल्ड ली म्योंग जिन से की तरफ देखते हुए कहता है मुझे इस बारे में याद नहीं है इतनी ज्यादा कम उम्र में इस रिचुअल में पार्टिसिपेट किया हो। 3rd चाइल्ड ली योनसन को कहता है मैं इस बारे में क्या ख्याल है। योनसन ये सुनने के बाद चुप होता है। वो कहता है चलो ये देखते हैं। किताब देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एमसी का फादर चिल्लाते हुए कहता है चलो इस रिचुअल को शुरू करते हैं। एमसी का फादर हाथ बढ़ाते हुए कहता है बच्चों को यहाँ पे ले आओ। अब 8 चाइल्ड को दिखाया जाता है एमसी का फादर अपने पास एक छोटा सा चाकू को निकालता है। वो एक हाथ को पकड़ता है उस पर एक छोटा कट लगा देता है। हाथों से एनर्जी निकलती है। वो एक बंदा कहता है स्वॉर्ड ने उसे चूज कर लिया। एक यूनिक रैंक का स्वॉर्ड है एलिफेंट स्वॉर्ड। सचमुच एक मास्टर पीस है। पीढ़ियों तक किसी ने नहीं चुना। तभी वो अपने पावर से स्वॉर्ड को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। वो शॉट घूमते हुए उसी के फादर के हाथों में आ जाता है। उसी का फादर उस शॉट को ली हुआ को दिखाते हुए कहता है अब से ये शॉट तुम्हारा है। वो एक मेट ली हुआ को कहती है कांग्रेचुलेशन मिस, फैमिली के अंदर एक और टैलेंटेड बच्चा बर्थ हुआ है। एक और मेट मुस्कुराते हुए कहती है ने बिल्कुल सच कहा, तो क्लैन के लिए एक ओकेजन होना चाहिए। बैक योंग स्माइल करती हुए कहती है शुक्रिया फैमिली हेड। सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है। इसे कंटिन्यू करते हैं। एमसी का फादर कहता है से यंगेस्ट का फेस्टिवल अब शुरू होगा। तभी लोग एमसी को देख के बातें करने लगते हैं और फिर ये वही है वो नाजायज चाइल्ड जिसे बाहर से क्लैन में लाया गया है। कल में एक नाजायज बच्चे को रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का कैसे मिल गया। ये सुनने के बाद एमसी तरह परेशान होता है। एमसी का फादर एमसी को उठा के रिचुअल वाली जगह पर बिठाया जाता है और उसके हाथों पर एक छोटा सा कट लगाता है। एमसी का फादर कहता है तुम्हारे ऊपर गर्व है। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता
है वो ये टाइम फिर से आ चुका है। मेरे पास्ट लाइफ में स्वॉर्ड ने मुझे चूज किया था, लेकिन इस बार से अपने ब्लड के ड्रॉप को गिराता है। वो जमीन पे गिरती है, इसे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन इस लाइफ में वो एक बंदा कहता है वही वो नाजायज बच्चा है। आखिरकार उसे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का इजाजत कैसे मिल गई। हियो योंग चुप होती है, ली जे होंग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी जेहोन साइड की तरफ देखती हुए अपने मन में कहता है होना तो बिल्कुल ही नेचुरल है, मेरे ब्रदर का हिडन चाइल्ड है। बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है उस बच्चे की खराब किस्मत उसका इंतजार कर रही है, पर एक नाजायज लड़के की हैसियत से जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। एक बंदे को प्यार को दिखाया जाता है, वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहता है तुम्हारा उस नाजायज लड़के के ऊपर काफी ज्यादा दिलचस्पी है। ली जे होंग ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है गंदा सोच रखने वाला ये ओल्ड मैन। तभी वो ओल्ड मैन ली जे होंग को ही देख रहा होता है। बताया जाता है मार्शल फैमिली का हेड एल्डर ली चियोल जोंग। हम गुस्से में देखते हुए कहता है इस ओल्ड मैन के दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने मन में कहता है इसके चाल को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो एल्डर कहता है ये वही बच्चा है जिसको फैमिली हेड लेके आए हैं ना। ये जयहिंग कहता है हाँ, शैडो स्कॉट ने उसे ढूंढा। वो एल्डर कहता है पता नहीं लगा पा रहा हूँ फैमिली हेड असल में क्या सोच रहे हैं। कमीना नाजायज बच्चा अरे इस क्लैन के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तुमने खुद ये नहीं देखा है इस फेस्टिवल के अंदर नाजायज बच्चों के लिए बेकार होता है। सुनने के बाद ली जिहोंग कहता है तुमने अभी क्या कहा। वो हेड एल्डर मुझे माफ कर देना, कहानी तुम एक नाजायज लड़के हो, एक भी हथियार ने तुम्हें चूज नहीं किया और तुम क्लैन में बहुत ज्यादा फेमस बन गए। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एल्डर कहता है खत्म हुआ, एक कमीना बच्चा उस ग्राउंड पे जोर से हिट करता है, मैं ये बताना पड़ेगा इसकी असली जगह को। ली जियोंग को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अपने आप को काबू में रख, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सामने एक रोशनी चमकती है, जिहोंग ये देख के शौक होते हैं। वो लोग हैरानी से सामने की रोशनी की तरफ ही देख रहे होते हैं। हेड एल्डर ये देख के शौक होते हुए कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। जिहोंग उस रोशनी की तरफ देख के मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है मुझे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ली जिहोंग हंसते हुए कहता है अपनी दोनों आंखों से ये देख रहा हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। वो सारी रोशनी एक जगह कलेक्ट होती है, सीधा उस स्टेज के ऊपर गिरती है, सभी आर्टिफैक्ट चमकने लगती है। दो शॉट को दिखाया जाता है, लैंग्वेज स्पिरिट स्पीयर मास्टर वर्क आयरन वर्ल्डेड प्लेट। और रोशनी एक शॉट और एक कॉस्पो के अंदर जाती है। अभी हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। रेलिक डिवाइन शॉट, रेलिक डिवाइन क्रॉसबो। ऑडियंस कहते हैं बिल्कुल ही नामुमकिन है, परंतु जो भी हथियार को मालिक चुन लिया गया है वो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके शॉट ने भी ये चूज किया होता है। ये देख के एल्डर ब्रदर हैरानी से कहता है सब क्या चल रहा है, क्या तुम इस चीज को बिलीव कर सकते हो। थर्ड चाइल्ड कहता है हमारे छोटे ब्रदर के पास बहुत सारा खतरनाक टैलेंट है। ऑडियंस एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि इसमें क्या गलत है, एक नाजायज लड़का कैसे इस बात का कैपेबल हो सकता है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, रिचुअल बिल्कुल ही गलत है। एमसी का फादर कहता है सब लोग चुप हो जाओ, सभी लोग चुप हो जाते हैं। एमसी का फादर कहता है क्लैन के लॉ के हिसाब से हथियारों ने इस बच्चे को चूज किया है, लॉ के हिसाब से उसके होने चाहिए। एमसी का फादर कहता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही सिंपल नहीं है, इसलिए आप लोग जो सुझाव देंगे मैं उस बात को मानूंगा। ली जिहोंग अपना हाथ उठाते हुए कहता है मेरे पास एक सजेशन है। एमसी का फादर मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है मिनिस्टर। ही हमारे क्लैन का लॉ हो, इन सभी हाई गेट के वेपन को उसको देना बेवकूफी होगी। कैसा रिचुअल है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए ना, हम उसे खुद हथियार चुनने की इजाजत दे। मेरी फैमिली हेड कहता है ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, ये तुम्हारा सजेशन चाहिए। अभी मेरे बेटे एमसी उड़ते हुए नीचे बैठ जाता है, मैं जो हथियार पसंद है उसे चूज कर लो। सभी हथियार को दिखाया जाता है जो चमक रहे होते हैं। ये देखते हुए अपने मन में कहता है पता नहीं क्यों ये मेरे पिछली लाइफ से अलग हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है। तभी एमसी अपने मुट्ठी बंद करता है, अपने मन में कहता है मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा। सी आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। शॉट के पास से गुजरता है और शॉट के बारे में बताया जाता है ड्रैगन स्लेइंग शॉट। एमसी एक और आर्टिफैक्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, उस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है होली स्पीयर। सेंट ने इसे फौज किया है व्हाइट बेल के बॉडी से। में और आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है पहले है एक ऐसा आर्टिफैक्ट, ऐसा स्टिक यहाँ पे सोने चाहते हैं। और एक आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड, जिसके बारे में कहा जाता है उस टाइम पर फॉर्ज किया गया था, सन मून और स्टार एक ही लाइन पर थे। इतनी ज्यादा ग्रेट आर्टिफैक्ट मेरे डिसीजन की वेट कर रहे हैं। तभी एमसी अपने हाथ को एक शॉट की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है मुझे इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी का फादर देख के चौंक जाता है, ये शॉट वही शॉट है जिसको हमारे फाउंडर ने डिस्कवर किया था। इस शॉट को धूल ने कवर करके रखा है और ये मिस्ट्री से घिरा पड़ा है, इसके अंदर कुछ हिडन पावर है। शॉट का नाम ब्लैक ट्वाइलाइट है। एमसी का फादर ये देख के अपने मन में कहता है
हथियार एक हिमालय रैंक के वेपन के रूप में माना नहीं जाता, क्योंकि इस हथियार को हमारे फाउंडर ने ढूंढा है, इसीलिए उन हथियारों के साथ इसे भी रखा गया है। फिर मेरे एंसेस्टर में से किसी को भी ये हथियार नहीं चुना था, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को इसने चूज कर लिया। वीएमसी का फादर उसे गोद में उठाता है। वीएमसी का फादर सीरियस होते हुए कहता, क्या हेवेंस की कोई विश हो सकती है? तभी वीएमसी का फादर उस शॉट को उठा के लाते हुए कहता है, यंगेस्ट ने इसे चूज किया है, ब्लैक टू लाइट स्वॉर्ड। ये रिचुअल यहाँ पर अब खत्म होता है। पाक यायोन सीरियस होते हुए कहती है, योंग एक नाजायज बच्चा, काफी ज्यादा परेशानी की बात है, अगर ये मेरे रास्ते में आता है मारने के सिवा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होगा। गाइस, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये मांगा पसंद आई होगी।